शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लंबी गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हम आजाद हुए थे। हजारों लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद हमको जो स्वतंत्रता मिली थी, आज हम उसी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। उन सभी शहीदों को नमन, उन सभी देशभक्तों को नमन जिन्होंने स्वतंत्रता हमको दे दी है। आज हमको लगता है कि हमें स्वतंत्रता मुफ्त में मिली है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता हमको विरासत में नहीं मिली है, स्वतंत्रता हमने दूसरे के जबड़ों से छीना है, हमारे फोर फादर्स ने छीना है और आज हम उसी को एंजॉय कर रहे हैं, उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश का यश, हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का गौरव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और यही हमारे उन पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं आज आपकी क्लास। इंडिपेंडेंस के दिन आज आपकी क्लास है और आज की क्लास का जो चैप्टर शुरू होने वाला है इन द सीरीज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आज हम पहुंचे हैं रेनेसांस के क्रिटिसिज्म पर। राइट, रेनेसांस वाज द रीअवेकनिंग ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज but reawakening of a lot of things that were initially there in Greek and Latin culture। वहां से चीजें रिवाइव होना शुरू होती हैं, लिटरेचर रिवाइव होना शुरू होता है और लिटरेचर के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी रिवाइव होना शुरू होता है। अरिस्टोटल, होरास, लॉन्जाइनस, इन सबको आप पढ़ चुके हो। और उसके बाद जब हम मिडिल एजेस में आते हैं, मिडिल एजेस का जो क्रिटिसिज्म है रेनेसांस से जो शुरू होता है, आज हम उस मिडिल एजेस क्रिटिसिज्म पर बात करेंगे। दो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर रेयर क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में, बट यूजीसी नेट इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। वी कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर examination like UGC। So let's begin the class with the beginning। आज हम रेनेसांस क्रिटिसिज्म की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं सबसे पहले रेनेसांस क्रिटिसिज्म में किससे आपका सामना होता है। रेनेसांस क्रिटिक में एक छोटा सा स्कूल है, पहला स्कूल जिसको आप कहेंगे कैम्ब्रिज स्कूल है। अब यहां पर वन मोर पॉइंट जहां पर आपको ध्यान देना है, देयर आर टू कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। द फर्स्ट developed in mid 16th century and the next one developed in the beginning of the 20th century। So we are here with Renaissance criticism। Renaissance critic, the first we are going to discuss the Cambridge school of 16th century and then we will come back to the 16th जो है 20th century पर हम फिर आएंगे। 16th पर आज हम पहले बात कर लेते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कैम्ब्रिज? Very simple answer ये है, the critics of this school belonged to the University of Cambridge। They hailed from the University of Cambridge। They were either the students of Cambridge University or the professors in Cambridge University। Their main aim, main target, main objective was to reform English and to make English the language of versification, the language of poetry, the language of drama। हो क्या रहा था कि लैटिन एंड क्लासिकल से बहुत सारे वर्ड्स डिराइव हो रहे थे एंड दे वर बीइंग यूज्ड बाय पोएट्स इन देयर पोएट्री, बट कैम्ब्रिज स्कूल्स डिमांडेड दैट द लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री मस्ट बी इंग्लिश। राइट, ये पहला आर्ग्यूमेंट था कैम्ब्रिज स्कूल का। द थ्री प्रोमिनेंट मेंबर्स, द थ्री प्रोमिनेंट क्रिटिक्स ऑफ द स्कूल जो थे, दे वर सर John Cheek, Roger Ascham and Thomas Wilson। First three, the students, first three critics of Cambridge School। All right, कौन कौन है? Sir John Cheek, Roger Ascham and Thomas Wilson। Right, एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, which of the following is not a कैम्ब्रिज क्रिटिक? ऐसा भी क्वेश्चन नेट में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैम्ब्रिज क्रिटिक? तो 4 नेम्स विल बी देयर,
and out of the four you have to pick the odd one out की कौन सा नहीं है कौन कौन? सर जॉन चेक, रोजर एशम and Thomas Wilson, and let's see what is the contribution of each critic in the field of poetry, in the field of literature. First one is first, let's see what was the main objective of the group. In the last phase of pre-Elizabethan age, when Elizabeth first ascended the throne पर कब आई? In 1558 में क्वीन एलिजाबेथ थ्रोन पर आती हैं and she departed from this world in 1603 and this is the time period of Queen Elizabeth जिसको आप एलिजाबेथन पीरियड कहते हो, जिसको आप एलिजाबेथन एज कहते हो. अब एलिजाबेथ से पहले Queen Mary was the queen, and before Queen Mary, Edward VI was there, and before Edward VI, his father King Henry VIII, King Henry VII, King Henry VIII, Edward VI, and Queen Mary and Elizabeth I. These are the Tudor monarchs. कौन थे ये? ये Tudor monarchs थे. Tudor dynasty थी पूरी. Tudor monarch, Henry VII, Henry VIII, Edward, Mary and Elizabeth. ये ट्यूडर मोनार्क्स हैं, ट्यूडर डायनेस्टी है, right? And Elizabethan age is the first Renaissance period in the history of English literature, and during the time of Queen Elizabeth, London was said to be the nest of singing bird. और एलिजाबेथ के टाइम लंदन वैसे हो गया था जैसे कभी रोम हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑगस्टस, या पेरिक्लीस के टाइम पर एथेंस हुआ करते था. मतलब पेरिक्लीस, ऑगस्टस, क्वीन एलिजाबेथ, दे वर लिटरेरी पैट्रन्स, राइट? वो लिटरेरी पैट्रन्स थे. एंड बिफोर द क्वीन एलिजाबेथ, प्री एलिजाबेथन एज जिसको आप कहते हो, देयर वाज अ कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. एक कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है, of which Roger Ascham, Sir John Chick and Thomas Wilson were the leaders. Right? What was their main objective? They aimed at criticizing the over elaboration of style in field of poetry. Point number one, over elaboration of style in the field of poetry was the prime target of the critics of Cambridge School. All right, next point. While on the one hand they were devoted scholars of the classics. Why? Because all of them were humanists. वो सब के सब ह्यूमनिस्ट थे. और रेनेसांस का जो one of the most important features है, that is humanism, and they were humanists. Humanist has two connotations. एक तो connotation उसका ये है कि ह्यूमनिज्म का कि मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. सेकेंड कनोटेशन जो ये है वो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल कल्चर, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर दैट टुक प्लेस अबंडेंटली ड्यूरिंग द रेनेसांस. तो रोजर एशम, थॉमस विल्सन एंड जॉन जेक, all of them were classical scholars. On the other hand, they were equally devoted to the native language, right? Means they learned in Latin, they learned in Greece, और ग्रीक में लैटिन में पढ़ने के बाद they wanted to establish a tradition of writing in the native language in English, right? So it is the emergence, it was the evolution of English in the field of poetry. और 1516 तक आप देखिए एक बुक आई थी थॉमस मूर की, यूटोपिया, and that utopia was not written in English but that was in Latin.
and these poets, these writers were concentrating on the use of English as the language of literature, right? Their criticism therefore follows a dual trend तो obvious हो जाएगा. They were mastered in Latin and Greek and they were advocating English language. Dual trend हो गया. Dual trend में on the one hand it adores the classics as a model and guide, and on the other hand it advocates the purity of native tongue. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्योरिटी ऑफ नेटिव टर्म. अब इंग्लिश इटसेल्फ वाज नॉट प्योर. आपको पता है कि इंग्लिश बनी कैसे है. इनिशियली व्हेन जर्मन्स, जूट, सेक्सन्स एंड नॉर्मन्स केम टू इंग्लैंड, तब तो इंग्लैंड था ही नहीं. फाउंडेड देयर एम्पायर एंग्लैंडिया, जिससे इंग्लैंड बना है. देयर वाज नो इंग्लिश एट ऑल, कुछ नहीं था. था क्या? दे केम विद देयर लैंग्वेज. आज यू नो, माइट इज ऑलवेज राइट. वेर एवर वी गो, वी कैरी आवर लगेज. Wherever Germans went, they went there with their language. Wherever English people went, they went there with their language. और शायद इसीलिए आज हम अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं. जब मुगल्स आए तो अपने यहां से फारसी ले आए थे. जब हिंदुओं का राज्य था तो लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत हुआ करती थी. तो लैंग्वेज हमेशा पावर को रिप्रेजेंट करती है. जब क्लासिकल जो रोम का टाइम था, रोमन एम्पायर का टाइम था, तो रोमन वाज द लैंग्वेज. जब ग्रीक का जमाना था तो ग्रीक वाज द लैंग्वेज, राइट? पावर की लैंग्वेज है. तो जब एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स आए, दे ब्रॉट देयर डायलेक्ट, और उनके डायलेक्ट को ही धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, ओल्ड इंग्लिश कहा जाने लगा. और जब फ्रेंच पीपल आए इन 1066 आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट, दे ब्रॉट देयर डायलेक्ट, दे ब्रॉट फ्रेंच. अब क्या हुआ? फ्रेंच वाज आल्सो एकमोडेटेड इन द ओल्ड इंग्लिश, सो कॉल्ड द जर्मन डायलेक्ट. उसमें मिक्स होती है. और जर्मन डायलेक्ट, फ्रेंच डायलेक्ट, स्कैंडिनेवियन डायलेक्ट, बहुत सारे डायलेक्ट्स मिलकर के तब जाकर के इंग्लिश बनती है. अब ये लोग क्या कह रहे थे? व्हाट वाज देयर टारगेट? दे वर सीकिंग फॉर द प्योरिटी इन इंग्लिश, एंड प्योरिटी इन इंग्लिश तो पॉसिबल ही नहीं था. बट देयर टारगेट वाज, इससे होता क्या है, एक कंट्रोवर्सी डेवलप होती है, एंड दैट कंट्रोवर्सी इज कॉल्ड इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी. इंक हॉर्न पर भी अभी हम आते हैं. And historians have written that between 1500 to 1650 is 150 years में around 50 languages have given their contribution to the development of English language, and around 12,000 words were coined between 1500 and 1650, right? कितने वर्ड्स क्वाइन कर लिए गए थे? अराउंड 12,000 वर्ड्स का क्वाइनेज यहां पर हो चुका था. इक्वली डिवोटेड टू द नेटिव लैंग्वेज. तो पहले तो वो क्लासिकल स्कॉलर्स, दे वर डिवोटेड टू नेटिव लैंग्वेज. दूसरे पर उनका जो क्रिटिसिज्म है डुअल ट्रेंड है. एक तो दे वर एक्सपर्ट, दे वर मास्टर्ड इन क्लासिकल, एंड दे वर सीकिंग फॉर द प्योरिटी इन नेटिव लैंग्वेज, राइट? और व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्ट? देयर एक चीज छूट गई. ऑन द अदर हैंड, इट एडवोकेट्स द प्योरिटी ऑफ नेटिव टंग फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, लैटिन, फ्रेंच एंड इटालियन. लैटिन, फ्रेंच एंड इटालियन से दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ. और क्यों गेट रिड ऑफ करना है? टू गेट देयर ओन टंग. देयर ऑब्जेक्ट वाज टू इंप्रूव इंग्लिश फॉर लिटरेरी एंड other purposes along classical lines, but not to denationalize it by excessive borrowings from classical and other sources. Clear हुआ कि they want to purify, they want to amend, they want to use English, but they do not want to use the words that were taken from different languages. From French, from Greek, from Latin, from Italian, वो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था, जैसे इटालियन वॉज फॉर दांते, ग्रीक वॉज फॉर होमर, रोमन वॉज फॉर वर्जिल, इन द सेम वे इंग्लिश शुड बी फॉर इंग्लिश. इंग्लिश भाषा जो है वो इंग्लिश की होनी चाहिए, एंड आवर लैंग्वेज शुड नॉट बी
करप्टेड, और अगर करप्ट होगी ना वो तो क्या होगा, आवर नेशनल लैंग्वेज विल बी डी नेशनल, डी नेशनलाइज नहीं करना चाहते हैं वो, और जब डी नेशनलाइज नहीं करना चाहते हैं तो दे रिस्ट्रेन्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस से वर्ड्स को बारो करने पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बारो करना है। दीज वर द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिर से आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी यूट्यूब पर आप देखिएगा, कहीं पर भी आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सीरीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पे जो लोग आते हैं ना, दे आर बिजनेसमैन, दे आर सेलर्स ऑफ द कोर्सेज, उनको बेच रहे होते हैं, दे गिव ओनली ट्रेलर, and I am not giving a trailer, I am just giving the content, or a content is required for serious students because they are preparing for one of the most serious examinations. उसके लिए serious content है, इसलिए you have to concentrate a lot, खूब अच्छे से concentrate करना है, and you have to prepare your notes, आपको notes prepare करने हैं अपने examination के लिए। All right, these are the three statements given by the three Cambridge critics. First statement is by Cheek, second is by Roger Ascham, and third is by Wilson. क्या इनका इंटेंशन है, क्या ये चाहते हैं? Cheek says that I am of this opinion that our own tongue should be written clean and pure. Our own tongue should be written clean and pure. This is the opinion of Mr. John Cheek, right? And he wrote a letter to Thomas Hobby, और उस हॉबी के लेटर में उन्होंने इसको लिखा है। कैसे होनी चाहिए? Should be written clean and pure, unmixed and unmingled with borrowings of other tongues. बाहर से, दूसरी भाषाओं से, there must be no borrowing at all. I am seeking for purity of our tongue, right? और हमारी टंग में there should not be inculcated any word from foreign languages, wherein if we take no heed, betimes ever borrowing and never paying, she shall be fain to keep house as a bankrupt. Or Roger Ascham shows himself an equal advocate of writing English matter in the English tongue for English men. This is the statement. English matter in the English tongue. English matter होना चाहिए, not only language. English matter in English tongue for Englishmen. ये Roger Ascham है, and he wrote this in his book Taxopolis. Taxopolis is a book on archery, right? धनुष बाण चलाने पर ये उनकी बुक है Taxopolis। उसी में के प्रीफेस में इन्होंने लिखा English matter, English content for English people, right? और किसमें? in English tongue, and of the need to keep English free from foreign terms. And the third one, Wilson wrote a regular critical treatise. Wilson wrote a book, The Art of Rhetoric. Art of Rhetoric was based on Cicero and Quintilian. In it, he pleads for a plain style in prose, free again from over old and over strange words. Over old and over strange words से free हो, strange words बिल्कुल ना हो. Both native and foreign, which he calls inkhorn terms. Inkhorn terms बिल्कुल भी ना हो. This is the opinion of Wilson. तो all the three critics किस पर consensus है तीनों की कि English should be pure. There should not be any word from foreign languages, from strange languages, and English tongue should be used by English people, and English tongue के साथ English content is also required. ये वो टाइम है प्री एलिजाबेथन टाइम का, when prose was in developing stage.
प्रोज डेवलप कर रहा था, सो प्राइमरली दे फोकस्ड ऑन प्रोज राइटिंग्स। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। आप कभी भी जाकर के अपने कमेंट्स वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। मेरे लिए भी कुछ काम देना ये आपका काम है। मेरा तो काम है आपको बता देना। पढ़ा तो ऐसे नहीं पाता कि क्या क्या पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं समझाने की, बट आपका काम होता है, स्टूडेंट का काम होता है टीचर को टास्क असाइन करना। टीचर स्टूडेंट को टास्क असाइन करता है ना, जब स्टूडेंट टीचर को टास्क असाइन करते कि सर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, प्लीज रिपीट, और फिर टीचर का दिमाग होता है खराब और फिर उसको लगता है कि क्या पढ़ा दिया, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये आपका काम है कि आप टीचर से क्वेश्चन पूछते रहिए, और जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपकी प्रिपरेशन शानदार होगी। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, इट मींस यू आर नॉट प्रिपेयरिंग एट ऑल, आप बिल्कुल भी सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली देन यू मस्ट हैव क्वेश्चंस। तो मुझे तो यहीं से पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हो आप वीडियो को लेकर के, इस जो है टॉपिक को लेकर के। ये आपके कमेंट्स ही हमको बताते हैं, और मैं आपके कमेंट का वेट करता रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा। ऑलराइट, चलो अब व्हाट इज इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक हॉर्न। ये इंक पॉट है ना, इंक पॉट। पहले तो उनके पास हमारे जैसे पायलट पेन नहीं थी, हमारे जैसे स्मार्ट पेन नहीं थी, कुछ भी लिख दो। पहले लोगों का एक इंक पॉट होता था, और एक पेन भी नहीं होती थी उनके पास, तो वो देखिए ये मेकशिफ्ट पेन बना लिया करते थे जिससे वो लिखते थे। तो इंक पॉट के ऊपर जो हॉर्न है ना, यही इंक हॉर्न, यही एक जो है एटिमोलॉजी इसकी हो सकती है कि इसी टाइप का कुछ सोचा होगा इंक हॉर्न, और फिर उससे बनी कंट्रोवर्सी। The controversy involved issues of Latin and Greek words in English. Latin and Greek words in English को लेकर के एक कंट्रोवर्सी पूरी बन गई, जिसको इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी कहा जाता है। जैसे these Cambridge critics were talking that English language must be pure, there should not be words from the foreign language, and there were many languages जो foreign के थे, और फॉरेन के लैंग्वेज वर्ड्स हो या ना हो, इसी को कंट्रोवर्सी कहा जाता है। ऑन द वन हैंड सम राइटर्स आर्ग्यूड दैट लैटिन एंड ग्रीक आर सुपीरियर, राइट, लैटिन एंड ग्रीक वर सुपीरियर रिसोर्सेस एंड दैट वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम दीज लैंग्वेजेस हैड टू बी इंग्लिशाइज्ड। क्या करना है, जो वर्ड्स ग्रीक से आए हैं, जो वर्ड्स लैटिन से आए हैं, दे आर बेटर सोर्सेस, they are more powerful, and we need, English people need to Englishize them. उनको इंग्लिशाइज कर लिया जाए, उनको अपना बना करके उनको यूज कर लिया जाए। Englishize means that made into English words if a whole range of new ideas, concepts were to be expressed. नई चीज की बात करनी है तो आप इंग्लिशाइजेशन सीखिए। कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कि कैम्ब्रिज क्रिटिक्स, इनका मानना था कि नहीं, सच वर्ड्स करप्टेड द नेटिव वर्नाकुलर। ऐसे वर्ड्स ने क्या काम किया है, जो हमारी इंग्लिश है, जो नेटिव लैंग्वेज है, इसको करप्ट कर देने का काम किया है। और अगर करप्ट कर देने का काम किया है तो इनको हम यूज क्यों करें, जो सच वर्ड्स करप्टेड द नेटिव वर्नाकुलर बाय डिस्प्लेसिंग इट विद इंक हॉर्न टर्म्स, that is words coming from the scholar's horn of ink, and therefore wholly scholarly, frequently polysyllabic and often pedantic. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉलीसिलेबिक होते हैं, पेडेंटिक होते हैं, और उतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे नेटिव के हैं। तो ये दोनों लोगों में टू ग्रुप्स के अलग अलग ओपिनियंस थे। वन ग्रुप वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिशाइजेशन ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, एंड वन ग्रुप वाज इन फेवर ऑफ टोटल एक्सक्लूजन ऑफ सच वर्ड्स, जिनको वो इंक हॉर्न वर्ड्स कहते थे। इसी को इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया है, नोट्स में अपने इनको जरूर लिखिएगा इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी के बारे में कि इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी है क्या। ऑलराइट, चलिए इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी के बाद
आते हैं रोजर आश्याम पर। अब रोजर आश्याम का रोल हमने आपको क्लियर कर दिया, हमने आपको विल्सन का रोल क्लियर कर दिया, जॉन चिक का रोल क्लियर कर दिया। बहुत ज्यादा डीप में डेल्व करने की आपको जो है जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। थोड़ा थोड़ा जान लीजिए ताकि नाम याद रखने में आपको थोड़ी मदद हो पाए, आप नाम भूले नहीं। रोजर आश्याम was a very great scholar and he was a translator. Roger Ascham was tutor to Queen Elizabeth और क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर थे and he taught Queen Elizabeth many languages and Elizabeth became expert in many languages because of this person only, because of Roger Ascham only. उनको लैटिन सिखाते थे और इनका प्रिसेप्ट होता था कि if you want to master any language then you must know how to translate them. Translate the passage into your native language, then the native language का passage translate it into the acquired, जिसको आप सीखना चाहते हो उस लैंग्वेज में। तो ये मेथड इवॉल्व किया था, डेवलप किया था रोजर आश्याम ने क्वीन एलिजाबेथ के लिए। एंड टिल टुडे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, वो रोजर आश्याम का था। द ट्यूटर ऑफ एलिजाबेथ और लेटर हर सेक्रेटरी। इन 1538 he was made a Greek reader of St. John's College, Cambridge, and in 1456 he was made public orator of Cambridge University और इसीलिए कैम्ब्रिज क्रिटिक भी कहे जाते हैं, कैम्ब्रिज क्रिटिक हैं। ऑलराइट, ये क्वीन एलिजाबेथ है आपकी स्क्रीन पर और क्वीन एलिजाबेथ के पीछे हमारा तिरंगा है, राइट। तिरंगे को ऑक्युपाई किया कभी कॉलोनियल एम्पायर ने, बट नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग एंड वी विल बी सेलिब्रेटिंग थ्रू आउट द इटर्निटी। Roger Ascham developed a curriculum for Princess Elizabeth that would allow her to play an important political role for the future. He was not only the teacher of language, but he was also a diplomat. He taught politics to Queen Elizabeth. He taught her history, geography, mathematics, the elements of architecture and astronomy, and 6 languages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 languages. Latin 1, Greek 2, French 3, Italian 4, Spanish 5 and Flemish 6. 6 languages के मास्टर थे रोजर आश्याम and he taught the 6 languages to Queen Elizabeth. Right, this was his contribution. Right. And this is the book, The Schoolmaster, that Roger Ascham wrote. राइट, ये रोजर आश्याम की बुक है द स्कूल मास्टर। और एक और बुक आपको बताया था अभी, टैक्सोफॉलिश, राइट। स्कूल मास्टर 1570 में, आफ्टर हिज डेथ इन 1568, 2 इयर्स बाद इनकी वाइफ ने पब्लिश कराई थी, पॉस्टुमस पब्लिकेशन था। और इसमें हुआ क्या था, राइट, एक घटना की बात करें, खैर छोड़िए, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। ही एडमिटेड दैट हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे, जिनको आप कहते हो, और दूसरा नाम आपको पता है जो है सर थॉमस याट, जिन्होंने पेट्रार्कन सोनेट ब्रॉट फ्रॉम इटली एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश। सर हेनरी होवर्ड ने उन्हीं सोनेट्स को मॉडिफाई किया था। उन पे लिखा है कि सरे डिड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड ट्रू वर्सिफाइंग, दैट इज सरे डिड नॉट कंपोज हिज इंग्लिश वर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लैटिन एंड ग्रीक क्वांटिटेटिव प्रोसोडी। खैर डिटेल नहीं जाना है। नंबर 2 पर ये स्कॉलर है जिनका नाम है सर जॉन चिक, born in 1514 and died in 1557, and he was a diplomat, classical scholar and the first Regius professor of Greek at Cambridge University. रेजियस प्रोफेसर कौन होता है? रेजियस इज रिलेटेड टू रॉयलिटी, जिनको रॉयलिटी अपॉइंट कर देती है, ग्रीक के प्रोफेसर थे सर जॉन चिक। और 3rd नंबर पर है थॉमस विल्सन, and Thomas Wilson was also a diplomat and he was a judge and he is known for his 2 books, Art of Logic and Art of Rhetoric. अब Art of Logic और Art of Rhetoric की डीप में आपको नहीं जाना है, you have to only know the name, आपको सिर्फ नाम से काम चला लेना है। ये The Art of Rhetoric है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। द न्यू लाइसियम इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर जेके तिवारी, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां पे क्वेश्चंस भी अपने डाल सकते हो।
पर्सनल भी डाल सकते हो जब आप टेलीग्राम पर आई जाओगे। यही आपके यूट्यूब चैनल का भी नाम है और यही नाम जो है आपके टेलीग्राम चैनल का भी है। द न्यू लाइसियम। न्यू लाइसियम के बारे में आपको पता होगा ना, लाइसियम इज द नेम ऑफ द एकेडमी स्टार्टेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल की एकेडमी लाइसियम में शुरू हुई थी, वहीं से उसको लाइसियम कहा जाता है। देन दिस इज न्यू लाइसियम, दिस इज योर सेकेंड यूनिवर्सिटी। जब आप यूनिवर्सिटी के पास आउट होकर के फिर आप आते हो, वीडियोस देखते हो कि यू आर गोइंग टू अपीयर इन नेट एग्जामिनेशन, उसके लिए है। तो यू विल गेट द नोट्स देयर। ऑलराइट, नेक्स्ट ग्रुप पर आते हैं क्रिटिक्स के, और उस ग्रुप का नाम है एरोपैगस। देखिए इतना शानदार नाम है। एरोपैगस वाज द नेम ऑफ अ हिल, नेम ऑफ अ माउंटेन इन एथेंस, और उसके ऊपर द सुप्रीम कोर्ट बनी हुई थी जहां पर सुप्रीम काउंसिल बैठा करती थी, और उसी से एक नाम डिराइव हुआ है एरोपैगस। और जो इस एरोपैगस से जो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स, राइट, ये क्रिटिक्स का स्कूल है, क्रिटिसिज्म का स्कूल है। और इसके जो क्रिटिक्स थे उनका यह मानना था कि दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर अपने आप को मानते थे, इसलिए उनको एरोपैगस कहा जाता था। और ये भी प्री एलिजाबेथन टाइम की ही स्टोरी है, या एलिजाबेथन टाइम तक भी कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे। एक थे हाउस ऑफ अर्ल ऑफ लेसेस्टर थे, और उन्हीं के घर में इन 1579 एक लिटरेरी आउटफिट आप कह लीजिए, या लिटरेरी ग्रुप कह लीजिए, लिटरेरी क्लब कह लीजिए, क्रिटिक्स का एक क्लब फॉर्म हुआ था, और उसी क्लब का नाम था एरोपैगस। एंड वंस अगेन द ऑब्जेक्टिव वाज द सेम एज वाज ऑफ कैम्ब्रिज क्रिटिक्स, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिफॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज। इनका भी वही है, रिफॉर्म इंग्लिश वर्ड्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रीक एंड लैटिन सिस्टम ऑफ प्रोसोडी फॉर द इंग्लिश। राइट, प्रोसोडी जो है, जो पोएट्री है, जो पोएटिक फॉर्म्स हैं, वहां पर क्या करना है? रिफॉर्म करना है इंग्लिश को, और इंग्लिश को रिफॉर्म करके रिफॉर्म द इंग्लिश वर्ड्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रीक एंड लैटिन। जो ग्रीक एंड लैटिन मेथड ऑफ राइटिंग है उसको आपको लीव करना है, उसको आपको छोड़ करके इंग्लिश वर्ष के लिए इंग्लिश प्रोसोडी पर आपको जाना है, सिस्टम ऑफ प्रोसोडी फॉर इंग्लिश। राइट, यू हैव टू क्विट द प्रिवेलेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग, प्रिवेलेंट मेथड्स ऑफ प्रोसोडी, और प्रिवेलेंट मेथड, फैशनेबल मेथड क्या था? वो था ग्रीक एंड लैटिन का, एंड यू हैव टू क्विट दैट मेथड एंड यू हैव टू अडॉप्ट योर नेटिव वन। और इस स्कूल के जो क्रिटिक्स थे, एरोपैगस के जो लोग थे खास करके, राइट, ये वो एरोपैगस माउंटेन है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, और इसके ऊपर जो है एक सुप्रीम काउंसिल बनी हुई थी। राइट, इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज द मीटिंग प्लेस ऑफ द सुप्रीम काउंसिल। द एरोपैगस कॉल्ड देमसेल्व्स द हाईएस्ट अथॉरिटी इन लिटरेरी मैटर्स। अपने आप को लिटरेरी मैटर्स के हाईएस्ट अथॉरिटी कहा करते थे, और इसीलिए इसका नाम ही रखा था एरोपैगस। ऑलराइट, आइए, ये मेंबर्स हैं उस एरोपैगस स्कूल के, नाम बहुत ध्यान से नोट करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि कौन कौन नहीं थे या कौन कौन थे। एडमंड स्पेंसर, गैब्रियल हार्वे, एडवर्ड डायो एंड सर फिलिप सिडनी। दीज वर द स्टूडेंट्स, दीज वर द क्रिटिक्स, दीज वर द मेंबर्स, जिनको आप क्या कहते हैं? एरोपैगस कहते हैं। राइट, एरोपैगस के ये मेंबर्स थे 1 2 3 4, और इस 4 मेंबर्स में से एक के अलावा बाकी 3 धोखेबाज निकले। धोखेबाज कैसे निकले? कि दे टॉक्ड अबाउट इंग्लिश वर्शिफिकेशन। राइट, उन्होंने क्या सोचा, क्या बात उन्होंने किया? उन्होंने बात तो क्लासिकल की करते थे, और काम किस में करते थे? क्लासिकल की बात करके वो काम करते थे इंग्लिश में। मतलब दे डिडंट फॉलो द पैटर्न, they invented their own and they became successful.
राइट, रिफॉर्म इंग्लिश वर्ड्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रीक एंड लैटिन। एक मिनट के लिए फिर से क्लेरिफाई कर दूं, थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो गई हो कि इनका जो बेसिक काम था, रिफॉर्म इंग्लिश वर्ड्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रीक एंड लैटिन, कि अगर इंग्लिश वर्ड्स को आपको सुधारना है तो सुधारने के लिए आपको ग्रीक और लैटिन के मेथड को फॉलो करना है। राइट, ग्रीक और लैटिन के मेथड को आपको फॉलो करना है, ये एरोपेगस का काम था टू इंप्रूव इंग्लिश। राइट, और किया क्या इन्होंने कि ये एडवोकेसी तो कर रहे थे ग्रीक और लैटिन की, लेकिन जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो लिखना किस पर शुरू कर दिया, इन्होंने लिखना शुरू किया अपने न्यू स्टाइल में, दैट वाज नॉट द इमिटेशन, दैट वाज नॉट ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रीक एंड लैटिन, बट तो टोटल इंग्लिश पैटर्न में आ गई थी। और ऑब्जेक्टिव क्या था, दे वांटेड टू हैव क्लासिकल सिस्टम ऑफ वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन का, पोएम लिखने का क्लासिकल पैटर्न रिवाइव करना वाज देयर ऑब्जेक्टिव, based on exact quantity of syllables in place of accent on which English prosody is based। English prosody जो है ना, English prosody में आप मीटर की बात करते हो तो it is based on accent, accented and unaccented। और जो लैटिन और ग्रीक हुआ करती थी वो किस पर बेस्ड थी, क्वांटिटी पर, कि डेकासिलेबिक होगा, कि ऑक्टासिलेबिक होगा, हेप्टासिलेबिक होगा, इस पर फोकस वो करते थे ग्रीक। इंग्लिश प्रोसोडी इज बेस्ड ऑन एक्सेंट। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग, राइट, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग, किसको फॉलो करना, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द इंग्लिश पैटर्न, they focused, they wanted to have classical system of versification, and in place of rhyme they advocated unrhymed classical meters, particularly hexameter। ये एडवोकेसी थी। क्या एडवोकेसी थी कि राइम में नहीं लिखना है, in place of rhyme they advocated for unrhymed, राइट, अनराइम्ड क्लासिकल मीटर्स को फॉलो करना, ये इनका एडवोकेसी थी। यद्यपि फॉलो किसी ने नहीं किया, फॉलो नहीं किया एक के अलावा, और वो एक कौन था बताइए नाम, अभी आपको बताया हूं। They wanted to have classical system of versification based on exact quantity of syllables in place of accent on which English prosody is बेस्ड। इंग्लिश प्रोसोडी को छोड़ करके उनको क्लासिकल प्रोसोडी को फॉलो करना था, वो थे एरोपेगस। राइट, वो एरोपेगस थे। एंड इन प्लेस ऑफ राइम दे एडवोकेटेड फॉर अनराइम्ड क्लासिकल मीटर्स, पर्टिकुलरली हेक्सामीटर। और इस पर बहस, इस पर आर्ग्यूमेंट, इस पर डिस्कशन फॉर सेंचुरीज चलता रहा है। और जिसने इस अनराइम्ड की वकालत की थी वही राइमिंग में आ जाता है, वही राइमिंग में लिखने लगता है। खासकर आप सिडनी और स्पेंसर की ही बात कर लें। Gabriel Harvey is the only one who stuck to the formula that he suggested, that he advocated for others. Harvey wished to be epitaphed as the inventor of the English hexameter. Harvey तो ये चाहते थे कि लोग उन्हें कहें कि वो इंग्लिश हेक्सामीटर के इन्वेंटर है। हेक्सामीटर वो मीटर हुआ करता था, डाक्टिलिक हेक्सामीटर, जिसपे एपिक लिखी जाती थी क्लासिकल एज में। एंड खास करके होमर हैज रिटन हिज इलियड एंड ओडिसी इन डाक्टिलिक हेक्सामीटर। और उस हेक्सामीटर के लिए इनका अपना मानना है, हार्वी का, कि ही मस्ट बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ इंग्लिश हेक्सामीटर। एंड ही रोट अ लेटर टू एडमंड स्पेंसर, और उसमें उन्होंने कहा था कि that Edward Dyer and Philip Sidney were helping forward our new famous enterprise for the exchanging of barbarous and दूसरा वर्ड क्या है, Baldictum rhymes with artificial verses. Harvey was also a wordsmith and has been credited with the coining or first use of the word जोवियल, जो उन्होंने जोब से बनाया था, जो गॉड है, एंड सेवरल अदर वर्ड्स। तो ये हार्वी है। ही वांटेड टू बी कॉल्ड टू बी द इन्वेंटर ऑफ द इंग्लिश हेक्सामीटर एंड ही वाज अ वर्ड स्मिथ, ही वाज अ लेक्सिकोग्राफर। राइट, वर्ड्स फॉर्मेशन में भी
इनका रोल है। और ये वो थे जो चाहते थे कि लैटिन और क्लासिकल वर्सिफिकेशन का रिवाइवल हो, और इंग्लिश वर्सिफिकेशन जो है वो बारबेरे से वो आर्टिफिशियल है, एंड वी शुड डील विद द सिविलाइज्ड वंस। और सिविलाइज्ड वंस किसको माना था? ग्रीक और लैटिन को। ऑलराइट, ये एरोपैगस थे। दो स्कूल कंप्लीट हो गए। एक स्कूल का नाम एरोपैगस और दूसरे स्कूल का नाम था कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। अब हम थर्ड पर आते हैं। अब कोई स्कूल नहीं है इनफैक्ट, बट एक एजुकेशनिस्ट है टॉमस एलियट, एंड ही वाज आल्सो अ लिटिल बिट क्रिटिक, इसलिए हिज नेम इज टू बी मेंशन्ड हियर, राइट। उसका भी रिक्वायरमेंट है, एंड ही रोट अ बुक named the book named Governor, right? The book of Governor या the book named Governor, दोनों उसका नाम है। and it was the first book that was ever written in English for education. एजुकेशन के लिए बुक लिखी थी, स्पेशली दिस बुक वाज रिटन फॉर द एलीट क्लास पीपल, और उनको ये बताना था व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, राइट, फॉर द एजुकेटेड, फॉर द रॉयल पीपल, उनके लिए लिखा था। एंड दिस बुक बिकेम very famous and it was printed almost 7 or 8 times, right, in 16th century itself. The book of Governor 1531 है, ये गलती से आपसे 5 मिसप्लेस्ड हो गया है। फर्स्ट इंग्लिश बुक एजुकेशन ऑन एजुकेशन डेडिकेटेड टू हेनरी VIII, रीडिंग होमर इज एम्फेसाइज्ड। यहां पर ये बात करते हैं किसकी? होमर की। होमर को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। होमर की जो राइटिंग है वो सिविलाइज्ड राइटिंग है, और अगर आप होमर की राइटिंग पढ़ेंगे देन यू कैन क्रिएट योर ओन वर्स। टीनेजर्स शुड स्टडी लॉजिक, रेटोरिक, कॉस्मोग्राफी, हिस्ट्री एंड मोरल फिलॉसफी। ये सेइंग्स है, ये प्रीचिंग है टॉमस एलियट की, उनके बुक में जिसका नाम था द बुक ऑफ गवर्नर या द बुक नेम्ड गवर्नर। टॉमस एलियट 15th century and born हुए थे and died in 16th century, right। फर्स्ट इंग्लिश बुक ऑन एजुकेशन इन्होंने लिखा। दूसरी बुक जो थी उसका नाम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, द स्कूल मास्टर, एंड दैट वाज रिटन बाय रोजर एशचैम, published posthumously in 1570, and this book was published in 1530 or 31। टू डेट्स डिफरेंट बुक्स में अलग अलग लिखी हैं, और विकिपीडिया देवता के पास तो अलग ही डेट है। तो हम सबको कंक्लूजन करके जो समरी पर आए हैं, जिस कंक्लूजन पर आए हैं सबको पढ़ के, वो 1530 और 31 है। एंड द बुक वाज डेडिकेटेड टू किंग हेनरी VIII, द रूलिंग किंग ऑफ इंग्लैंड ऑफ दैट टाइम, राइट, उसको डेडिकेट किया है और होमर की रीडिंग को एम्फेसाइज किया है। और ये कहा है कि अरिस्टोटल बहुत चालाक निकला। अरिस्टोटल ने पढ़ाया था अलेक्जेंडर को इलियड और ओडिसी, एंड अलेक्जेंडर लर्नड डिफरेंट क्वालिटीज फ्रॉम इलियड and Odysseus, and he incorporated those qualities in his personality, और इसलिए he could become the world conqueror। विश्व विजेता बनने के लिए निकला था ना, और इसीलिए निकल पाया because he had read Homer। और इसीलिए सजेशन है टॉमस एलियट का कि जो गवर्नर बनने वाले लोग हैं, जो किंग बनने वाले लोग हैं, उन सबको होमर को पढ़ना चाहिए, उनके इलियड और ओडिसी को पढ़ना चाहिए। दिस वाज द ओपिनियन गिवन बाय टॉमस एलियट टू द अपकमिंग गवर्नर्स, अपकमिंग रूलर्स। ऑलराइट, this is the name of an essay, a note, and this was written by another writer of the Elizabethan time, और उसका नाम था certain notes of instruction concerning the making of verse or rhyme in English, published in 1575, and this was written by George Gascoigne, right। George Gascoigne ने ये ऐसे लिखा था certain notes of instruction concerning the making of verse or rhyme in English। सिर्फ नाम जान लेना ही पर्याप्त है, बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है, और शायद आपको डिटेल मिले भी नहीं, और आपके पास टाइम भी नहीं है। एंड इफ यू आर नेट ओरिएंटेड, इफ यू आर एग्जाम ओरिएंटेड, सो यू हैव टू फॉलो योर टीचर। जो वो कहता है ना, ही हैज मच एक्सपीरियंस, और उसी को फॉलो करिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। इट इज लार्जली अ स्टडी ऑफ इंग्लिश वर्सिफिकेशन।
explaining the system of scansion in some detail and adding notes and rhyming on the use of figure of speech, on word order and some stanza forms. word order पर, stanza forms पर, versification पर, उसी पर एक note है. And finally, the art of English poesy, and it is a treatise by George Puttenham. Right, once again, ये criticism की book है, The Art of English Poetry, How to Write Poetry. The book is divided into 3 parts. Of Poets and Poesy is the first book, and here in the first book he defines poetry, and not only defines but he also defends poetry. एक चीज अब और यहां से और सुनिएगा, एक नया वर्ड आपके लिए है, डिफेंड्स पोएट्री, और यहां से पोएट्री का डिफेंस शुरू होता है, मतलब पोएट्री वाज बीइंग अटैक्ड. राइट, अब अटैक होना शुरू है. अभी आप जब आएंगे सर फिलिप सिडनी पर, दैट वाज हिज एसे द डिफेंस ऑफ पोएजी, वो भी पोएट्री पर एक डिफेंस है. Right, defining poetry and defending poetry, how poets were first the priests, the prophets, the first legislators and politicians in the world. यहां से कुछ आपको और याद आ रहा होगा, the definition of P.V. Shelley, क्या कि poets are the unacknowledged legislatures. unacknowledged legislatures होते हैं, और यहाँ पर Puttenham का यही opinion है कि poets were the first priests, first prophets, the first legislators and the politicians in the world. And we move through a consideration कैसे poetry evolve की है, from religious poetry, फिर didactic poetry, then satirical poetry, then comedy and tragedy, pastoral, historical, love poetry, poetry of triumph, poetry of lamentation, and eventually reach epitaphs. लास्ट में एपिटाफ्स पर आए हैं, और फिर एपिटाफ पर फोकस करते हैं कि एपिटाफ शुड बी रिटन इन मिनिमम वर्ड्स, बहुत कम वर्ड्स में एपिटाफ लिखा जाना चाहिए. He has the sensitivity to praise Sir Thomas Wyatt and Earl of Surrey as chieftains of new company of courtly makers who were subjected to Italian influence and greatly polished our rude and होमली मैनर ऑफ वल्गर पोएजी. हमारी जो रूड और वल्गर मैनर था पोएजी का, इंग्लिश पोएजी का, इसको पॉलिश करने वाले और इसको यहां तक पहुंचाने वाले में जो रोल है, वो रोल है सर टॉमस याट और अर्ल ऑफ सरे का, और इन दोनों को अप्रिशिएट करते हैं अपने इस वर्क में. राइट, ये उन्हीं का कोटेशन है, उन्हीं का वर्ड है. चौशर की वो प्रेस करते हैं. Chaucer is praised for the grave and stately meter of Troilus and Cressida. Troilus and Cressida is written in rhyme royal, or for this Geoffrey Chaucer is praised by Puttenham in his writing. Right, whereas his other verses of the Canterbury Tales be but riding rhyme. John Gower is appreciated as good and grave morals, और जॉन गोवर को ही जेफरी चॉसर ने डेडिकेट किया था अपनी ट्रायलस एंड क्रेसिडा को, एंड जॉन गोवर को मोरल गोवर कहा था जेफरी चॉसर ने. और यहां पर वंस अगेन जॉन गोवर इज सेड टू बी गुड एंड ग्रेव मोरलिस्ट, but there is little more to be said for him because his language is very much difficult, his language is very much strained. Now he comes to Sir Philip Sidney. Philip Sidney is also appreciated by him for pastoral poetry and that other gentleman who wrote the Shepherd's Calendar. Shepherd's Calendar was written by Edmund Spenser. So Sir Philip Sidney and Edmund Spenser is equally praised here by the critic. And finally Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh was the person to whom Edmund Spenser disclosed the plan of his Fairy Queen. He is appreciated for his lofty, passionate vein and for ditty and amorous ode. Dyer is the man for elegy, but of course last in recital but first in degree is the Queen, our sovereign lady, whose muse easily surmounts everything written before her time or since in all genres whatsoever. Right, final appreciation जो है वो है क्वीन एलिजाबेथ का.
राइट। तो आज के इस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया? कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स ऑफ 15 से 16 सेंचुरी, एरोपैगस द नेक्स्ट स्कूल। एरोपैगस और दोनों में डिफरेंस क्या है? कैम्ब्रिज स्कूल में, कैम्ब्रिज स्कूल के जो लोग थे दे वांटेड टू राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश टंग को रिवाइव करना था, इंकहॉर्न कंट्रोवर्सी को खत्म करना था। जो एरोपैगस थे दे वर जस्ट अपोजिट, उनका क्या काम करना था? दे वांटेड टू रिवाइव क्लासिकल पैटर्न ऑफ राइटिंग, राइट। क्लासिकल पैटर्न ऑफ राइटिंग को उनको रिवाइव करना था। फिर वी केम टू सर थॉमस एलियट। थॉमस एलियट के बाद हम किस पर आए? एक आज है पुटेनहम पर तो आए ही, इसके बीच में भी एक राइटर का नाम आपके पास आया था, जॉर्ज गैस्कॉइन, राइट। द बुक ऑफ गवर्नर जॉर्ज गैस्कॉइन, और उसके बाद द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री बाय पुटेनहम, एंड दिस वाज ऑल, राइट। ये अलग अलग बुक्स जो उन्होंने लिखा था। सेकेंड बुक का नाम था ऑफ प्रोपोर्शन पोएटिकल, राइट, एंड थर्ड बुक का नाम था ऑफ ऑर्नामेंट, and of ornament examines figure of speech, and the second book of proportion poetical devotes attention to the ocular appeal of stanza shaped like lozenges, triangles, spheres, pillars, eggs, toppers, and even what looks like an egg timer. It deals mainly with the prosody as an indispensable formal element of the art of poesy, right. Then last critic of today's class, and the last critic of not of Elizabethan period. Elizabethan period में तो सर फिलिप सिडनी भी आना है, स्टीफन गॉसन को भी आना है, सर विलियम बेब. He wrote a book, Discourse of English Poetry, and it saw the broad daylight in 1586. Right, William Webb, Discourse of English Poetry. Name is sufficient for you. इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है. That's all for today's class. Any question, any doubt, any query? Most welcome है, हमेशा इंतजार रहेगा. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टीफन गॉसन के एलिगेशंस की जो उन्होंने पोएट्री पे लगाया था, एंड देन सर फिलिप सिडनीज रिस्पॉन्स इन हिज अपॉलजी फॉर पोएट्री और डिफेंस ऑफ पोएट्री. ऑलराइट, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज क्लास. अगर एंजॉय किया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, राइट. बाकी आपसे कुछ चाहिए नहीं, यही गुरु दक्षिणा है ना. चलिए एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. बिल्कुल स्वतंत्र रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए. कीप ऑन वॉचिंग योर वीडियोस टाइम एंड अगेन. दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल in your examination. All the best. Good luck. Bye bye. Take care.